अब हम बात करेंगे मौसम की, क्लाइमेट चेंज की। आप जैसे देख रहे हैं कि मौसमाती तब्दीलियों के नतीजे में मौसम जो है काफ़ी बढ़ रहा है, इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। जो भी दर्जा हरारत है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे माहिर माहौलियात से हबीबुल हक रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, आप मुझे बताएंगे क्लाइमेट चेंज की ऐसे फर्स्ट रीज़न क्या है? देखिए, क्लाइमेट चेंज एक्चुअली ये है कि मौसम की जो इसकी हमारी जो पैटर्न है, इसकी तब्दीली को आम उर्फ़ आम में कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है। लेकिन इसकी जो रीज़न्स हैं ये बहुत सारी हैं। जो आउटस्टैंडिंग रीज़न है इसमें ये है कि हम अपनी इंडस्ट्री में, हमारे व्हीकल्स में जो हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके जो एमिशंस हैं, और उसमें मेजर कंपोनेंट्स कार्बन का है, कार्बन exactly. और भी गैसेस हैं इसमें। तो ये सारी कम्युलेट, इनका इफ़ेक्ट ये है कि ये पूरे जो हमारा कुर्रा अर्ज़ है, इसका जो पैटर्न पुराना मौजूद था मौसमियात का, उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारे कुर्रा अर्ज़ के इर्द गिर्द एक शीट सी बना देते हैं कि जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है, जो कि रिबाउंड होता है फिर हमारी जो हीट एमिशंस हैं, तो वो फिर एस्केप नहीं कर सकता। इस वजह से ये है कि हमारे जो कुतबैन हैं उसमें बर्फ़ भी पिघल रही है, ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं। उसमें ये है कि दरियाओं का जो बहाव है वो अपनी रूटीन से हट के जा रहा है, और टेम्परेचर का जो डिवीज़न थी मौजूद पूरे कुरार्स में, वो उसमें वो चेंजेस ला रहे हैं। तो सर, ये जो रीन्यूएबल एनर्जी है या नॉन रीन्यूएबल एनर्जी है, इसमें अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, इसको अगर हम ठीक से करना शुरू कर दें, तो इससे फ़र्क पड़ता है क्लाइमेट चेंज पे? नहीं, फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन ये है कि अभी हम इसके जस्ट अभी बिगनर हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है। और जिस पैमाने के साथ ये हम अपने कारखानों में पूरी दुनिया में, कि जिस पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के घरों में या पूरी दुनिया के व्हीकल्स में जो हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नहीं कह सकते कि उसका 1% भी हम रिन्यूएबल एनर्जी या सस्टेनेबल एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो एमिशंस हैं वो ज़ीरो होती हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए फिर हमें टेक्नोलॉजी अभी वसी पैमाने पर मुतारफ़ करवानी पड़ेगी, और जो हैवी इंडस्ट्री है और जो अमीर मुल्क हैं वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकें कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकें और इसकी जगह रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, जिसमें मोस्टली हमारा फ्यूल्स है, एक मिनट सर, पेट्रोल, जो अमीर मुल्क हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर वही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तो अगले 20-25 सालों में भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यस फॉर श्योर। नहीं, हम इस लिहाज से, चूँकि हम अभी इंडस्ट्रियली हमारी टेक्नोलॉजी या हमारे कारखाने अभी इतने वसी पैमाने पे उनके मुकाबले में, अगर हम उसको थोड़ा सा उसको कन्वर्ट कर सकें सस्टेनेबल एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए ज़्यादा आसानी है। अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, और फिर जो हमारे जो फ्यूल पे जो बजटिंग आ रही है वो बड़ी कम होगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इदारे और वो कंपनियां कि जो ये फ्यूल को की तजारत में मसरूफ़ हैं, क्या वो अफोर्ड करेंगे या वो हमें करने देंगे, जिनका ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है और जिनके तो ये माफिया है, और जिनसे हम ऑलरेडी क्रेडिट पे चीज़ें ले रहे हैं। वो तो कहते हैं कि आप हाइड्रोकार्बन्स यानी पेट्रोल और कोयला लें और इसकी मदद से आप चलाएं। और हमसे भी गलती अब हो रही है कि हम उनकी जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, मसलन कोल की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम पावर जनरेशन कर रहे हैं, हम अफसोस की बात है कि वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके जो कार मशीनरी है यहाँ शिफ्ट करके हम एनर्जी जनरेशन के लिए यहाँ इस्तेमाल हो रही है। और वो अब अगरचे वो हमें बड़े सस्ते दामों में मिल रही टेक्नोलॉजी भी और उनकी मशीनरी भी, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारे लोकल जो इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे स्मॉग वगैरह, उस पर इफ़ेक्ट कर रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने देखें ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो टोटल हमारी कार्बन जनरेशन है पूरी दुनिया में, वो तकरीबन 50% वो इंडस्ट्री से निकलती है। ठीक है। और इसका जो 30% है वो हमारे हाउसेस की, उनको गर्म रखने में
या उनको सर्द रखने में एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो 20% है वो तकरीबन व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे पूरी दुनिया में कारखानों में, घरों में भी जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो भी इनडायरेक्टली तो वहीं कारखानों से, जनरेशन से आ रही है ना, जो कोल पे चल रहे हैं। तो सर ये जो घरों के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेते हैं हम, जो यहाँ पे गुंजान आबाद इलाके हैं, हमें होता है कि थोड़ा सा दूर जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी चाहिए, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज पर? नहीं, उसका कि ये लोकल इफेक्ट स्मोक पे पड़ता है? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये ग्लोबल इशू है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारी चाहे लोकल हम करें, चाहे हम पेरीफ्री में लाहौर के बाहर रिंग रोड से बाहर करें, इसका वो जो ये ख़राबी है, ये कार्बन जनरेशन या ग्लोबल वार्मिंग, इस पे ख़ास हम कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता लोकली कि अगर हम कम जनरेट करेंगे तो कम इसका इफ़ेक्ट होगा। नहीं, ये ग्लोबल इशू है। हमारे ग्लोब के इर्द गिर्द जो सारी पोल्यूशंस है और कार्बन जनरेशन, उसकी वजह से ये सारी वार्मिंग हो रही है। और इसमें चाहे हम ना भी इंडस्ट्री को जनरेट करें, इंडस्ट्री बनाएं, और चाहे ना भी कार्बन या हाइड्रो का फ्यूल्स इस्तेमाल करें, जिसको फॉसिल फ्यूल्स है, उस पर ख़ास इम्पेक्ट नहीं आएगा हमारी इस काविश का, जब तक कि ग्लोबली और यूनिवर्सली हम कोई ना कोई इसके एजेंडे पे अमल ना करें। और एजेंडा यही है कि हम जो इसकी क्लाइमेट चेंज की जो ग्लोबल वार्मिंग है, और इसका मेजर जो रीज़न है वो है कार्बन जनरेशन। हम अपने फ्यूल में हाइड्रोकार्बन को कम से कम इस्तेमाल करें पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के जो अफेक्टेड दूसरे मुल्क हैं, पसमानदा मुल्क हैं, उनको सब्सिडाइज़ करें ताकि वो लोग इसको कम्बैट कर सकें जो इसकी हेज़र्ड्स हैं और बीमारियाँ हैं। जब तक हम मिलकर इसका मिटिगेशन में, जब तक हम मिलकर कोई ना कोई फ्यूल अडॉप्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे, और मिलकर हम मिटिगेशन मैयर नहीं करेंगे ताकि हेज़र्ड्स से कम से कम इफ़ेक्ट्स हों इंसानी जानों पर या नबातात जमादात पर, तब तक हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक सर ऐसे ऑफिशियली बैठे भी हैं कुछ लोग, एक बैठे भी हैं जिसमें कोई 17 डेवलप्ड कंट्रीज़ आ रहे हैं, जिसने कहा है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से जो कार्बन एमिशन है उसको कम किया जाएगा और अपनी कंट्रीज से शुरू करते हैं। तो उसका मेरा ख्याल है कोई अभी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नहीं, उसमें उन्होंने एक एजेंडा तो तय किया था, उसको क्योटो प्रोटोकॉल गालबन कहते हैं, और उसमें उन्होंने कहा था कि जी वो अमीर मुल्क के जो ज़्यादा अपने हिस्से से ज़्यादा, एक उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया था कि इस खराबी हम करेंगे। और ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि खराबी को पैदा करने के लिए कोटा मुकर्रर कर दिया, बजाय इसके कि राशन बंदी करे किसी खुराक की या किसी चीज़ों की। उन्होंने कार्बन जनरेशन के लिए कोटा मुकर्रर कर दिया कि जो डेवलप कंट्रीज़ है इतना कोटा जनरेट कर सकते हैं, ऐसा ही है। दूसरे अंडर डेवलप में अपनी आबादी के लिहाज से इतना कर सकते हैं, और जो सरप्लस जाए वो उसको पे करे, वो पे करे उन अक़वाम को कि जो अफेक्टेड ज़्यादा हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। मैं समझता हूँ ये कोई इतना मुनसफ़ाना और दानिशमंदा हल नहीं है। ठीक है, ये तो ये है कि हाँ ठीक है, ख़राबी आप पैदा करते जाएं। वैसे भी फेल हो चुका है क्योटो प्रोटोकॉल, फेल हो चुका है, क्योंकि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी कि कार्बन जनरेशन, उस कार्बन चार्ज कहते थे और क्लेम्स कहते थे, वो मुनसफ़ाना तौर पर तक़सीम नहीं अभी तक हो सके, तो वहीं अभी नारा ही है वो। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दानिशमंदी नहीं है कि हम कहें कि भाई आप भी इतनी पोल्यूशन कर लें, अगर आपकी आबादी कम है आप इतनी कर लें, जो कम कर रहा है हम उसको कंपनसेट करेंगे। तो इसका मतलब ये ग्लोबली तो आपने जो इसके रीजंस है, जो रूट काज हैं, उसको तो आपने सब नहीं किया, उसको आपने तो ऑफसेट नहीं किया। उसके लिए आप क्या मैयर कर सकते हैं? उसके लिए यही है कि आपने घरों की देखें 30% एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, घरों को वार्म या ठंडा करने में। आप वहाँ ऐसे आप मटीरियल इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो उसको कहते हैं पैसिव एनर्जी, कि आप हवा की मदद से या मटेरियल्स की मदद से या आप उनके टेम्परेचर को जो आपको सूटेबल है उसके मुताबिक कर सकते हैं, बजाय से कि आप एनर्जी की मशीनें लगाएं, एयर कंडीशन लगाएं या वार्म करने के लिए मशीनें लगाएं और उसको टेम्परेचर को करें। तो इसमें स्टेप्स हैं, उसको कहते हैं एनवायरमेंट इको फ्रेंडली हाउसिंग। आप वो टेक्निक इस्तेमाल करें तो एनर्जी का इस्तेमाल कम हो सकता है। इनडायरेक्टली ये है कि अल्टीमेटली फिर हम उसको जो कार्बन एमिशन जनरेशन वो कम हो जाएगी। इसी तरह आपकी वहीकल्स हैं, आप कोशिश करें, मैनेज करें कि वहीकल्स का हम कम से कम डिस्टेंस देखें। अब ये अर्बन शहरों में ये रिवाज पड़ गया है कि आपकी कमर्शलाइजेशन सेंटर में हो रही है और लोग सब अर्ब्स में रह रहे हैं और अपनी इस्तेमाल की लोग चीज़ें अंदरूनी शहर में आ रहे हैं। जी ऐसा ही है। हालांकि ये सारी चीज़ें उनकी लोकल जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं
उनमें भी अवेलेबल हो सकते हैं कम्युनिटीज़। लेकिन नहीं, लोगों को ये डिस्टेंस तय करना, एमिशंस होती हैं फिर व्हीकल्स, अननेसेसरी जो ट्रैवलिंग है उसको कम करें। और अगर फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको इस्तेमाल करें, बजाय से एक इंडिविजुअल आप गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ ये है कि आप, जैसे कि आपने पहले भी फरमाया, इसमें सस्टेनेबल एनर्जी जो है जी, वो एनर्जी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी है उसको इस्तेमाल करें। एनर्जी को आप रिसाइकिल भी जो कर हम सकते फ्यूल हैं। वगैरह यूज़ करते हैं, जो बाइक्स वगैरह में यूज़ होता है, इसका अल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो फ्यूल्स हम इस्तेमाल करते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है। ये ज़मीन से निकलते हैं, इनको फॉसल फ्यूल्स भी Fossil कहते fuels, हैं, ज़मीन से निकलते हैं। और इसका जो नेसेसरी कंपोनेंट है हाइड्रोजन और कार्बन है। ये जब ब्रेक बाउंड होता है तो कार्बन जनरेट हो जाता है, और कार्बन ही सारी इस वक्त कुर्रा अर्ज़ की जो मुसीबत है सर, और उसका भी तो बायस गैसेज बना है, है। मीथेन भी है, वो भी तो इस तरह से ही हाँ, है। वो भी निकलती हैं, देखिए वो ज़रूर निकलती हैं, आप उसको, लेकिन आजकल उन्होंने ना इसका एक बड़ा मारूफ तरीका इस्तेमाल कर लिया है कि कार्बन इक्वलेंट निकलती वो हैं। वो जब अभी स्मोक का टॉपिक आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि उसका इफ़ेक्ट क्या है। फ़िलहाल जो डोमिनेटिंग इफ़ेक्ट है कार्बन का है। ग्लोबल वार्मिंग है, वो कार्बन है या कार्बन इक्वलेंट गैसेस का है, जिसको आप नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, और कार्सिनोजेनिस जो जी, ऐसे ही है। आपकी ये आपके एयर कंडीशन प्लांट से निकलती है। लेकिन डोमिनेटली चूँकि वो कार्बन है और हाइड्रोकार्बन इसकी वजह है, तो इसलिए बार बार स्ट्रेस यही दी जा रही है, प्रोफेशनल यही कह रहे हैं कि भाई आप इसका इक्वलेंट कोई जो फ्यूल है ना, या इसका कोई सब्स्टिट्यूट, उसको आप इस्तेमाल करें। तो सर, जो आने वाले डेज़ में हैं, जो दर्जा हरारत है वो कितना आगे बढ़ सकता है? 60, 50 तक तो चला जाता है ना, 60 तक जा सकता है? देखिए, अभी मैं एक बाहर का विज़िट करके आया हूँ तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तो मैंने राजनपुर में देखा है अपनी गाड़ी के अंदर, वो है जी। तो इसका मीनिंग देयर बाई कि अगर टेम्परेचर और बढ़ जाए, या अभी एक्सट्रीम अभी तो नहीं आई गर्मी, जब आएगी तो ये 53 तक भी जा सकता है। और पहले कभी मैंने नहीं, 53 को कभी मैंने एक्सपीरियंस किया था। ये अंदाज़ा ये है कि हर 10 साल बाद तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की तरह से सिर्फ हर 10 साल बाद 2 सेंटीग्रेड जो है 2 वो बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह क्लाइमेट से। चेंज की वजह से। और देखिए, क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्परेचर के बढ़ने या उसकी जो मौसम की तगय्याराती को का बायस नहीं बन रहा है मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में, बल्कि उसकी वजह से आप देखें कि जो हमारी फसलें हैं लोकल, रीजनल, जो इसकी जो हमारी क्रॉप्स हैं, उसका पैटर्न, उसकी जो यील्ड है, उसकी ग्रोथ है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है, जो कि मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर उसका वर्क होता है। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो परेशान हूँ कि अगर ये देखें कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से ये गंदम या ये अपना गन्ना या कपास, ये इसकी प्रोडक्शन यहाँ से ऑब्सोलीट ही हो जाए। ये देखें ना, इस मौसम में बारिशें नहीं होना चाहिए, जब गंदम की कटाई चल रही होती है तो उनको धूप बहुत ज़रूरी होती है। जी, जी। तो बेमौसमी जब बारिश हो रही हैं तो उन पे तो बहुत इफेक्ट पड़ता है ना, परेशान हो जाते हैं किसान, उनकी फसलें ज़ाया चली जाती हैं। ये फसलों का पैटर्न चेंज, इसका खदशा ये है कि वो भी हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो एलमेंट्स हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बीमारियाँ हैं, उनका पैटर्न और उनकी नौइयत वो भी बदल जाएगी, और फिर इनको कंट्रोल करने की मेडिसिन्स, उनका बिहेवियर बदल जाएगा। ये खैर इतना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स होंगे कि आपको लाइफ का वो जो 200 साल रिसर्च करके मेडिसिन और ये बायोलॉजी आई है यहाँ तक, पैटर्न हमारे एग्रीकल्चर्स के, फॉसल्स के, इसके क्रॉप्स के, ये चेंज हो जाएगा, और आपको ऑल टुगेदर आपको सारे कोर्स सिलेबस ये बदलने पड़ेंगे। तो मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ मौसम पे असरअंदाज नहीं होता, ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारे किसान हैं, जो भी सब तमाम चीज़ें हैं, उन तमाम पे उतना ही इफेक्ट करता है जितना कि ये मौसम की तब्दीली पर करता है। और क्लाइमेट चेंज जो है एक ग्लोबल इशू है, उसको हम उस तरह से हल नहीं कर सकते। बस इतना कर सकते हैं, हम अपनी एफर्ट दे सकते हैं कि आप जो गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, कम से कम रोड पर निकलें, जितनी ज़रूरत हो आप पैदल जाना पसंद कर रहे हैं, या फिर जो आजकल दूसरे व्हीकल्स हैं आप उनको ज़्यादा कैरी करें, बजाय इसके कि हर कोई अपनी गाड़ियाँ जो है लेकर आ जाता है। तो सर, ये भी एक हल निकल सकता है ना कि अगर आप ज़्यादा रोड पर ना जाएं, ज़्यादा यूज़ ना करें फॉसिल फ्यूल्स को, यानी हाइड्रोजन, कार्बन, इसको अगर कम कर दें तो भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। देखिए, बात ये है कि हम लोग फैशन बन गया है कि हम ऐसे
गाड़ी में बैठकर हम जो लोकल अवेलेबल चीज़ें हैं हम उसको छोड़ के हम कहते हैं कि 10 किलोमीटर दूर अंदरूनी शहर से लेके एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रही और थी। कभी हमने ये इम्पैक्ट इसका नोट नहीं किया कि इसकी फ्यूल कंजम्पशन में कितनी कास्ट बढ़ती है। वो तकरीबन उसी जो कास्ट इफ़ेक्ट है उसी पे आ जाएगी। लेकिन वो थोड़ी सी ये है कि हम सैर भी करना चाहते हैं फैमिली को लेकर, जब गाड़ी में मूव कर रहे थे तो सॉर्ट ऑफ ये हमारी प्राइवेसी एक डेवलप होती है। हम ठीक है लेकिन बात ये है हमें मैनेज करना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया के इंसानों को ये मैनेज करना पड़ेगा कि हमने अपनी ट्रैवलिंग को कैसे हमने इज्तिमाई बनाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नेसेसिटी बनाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बनाना है, जी। इंडिविजुअल जो ट्रैवलिंग है उसको डिस्करेज करना है, हमने फ्यूल की कंजम्पशन को कम इस्तेमाल करना है, हमने जो हमारी हाउसेस की जो ट्रेंड है, जो हमारी प्लानिंग है उसमें मटेरियल को, उसकी ओरिएंटेशन को और उसके इस्तेमाल को वो हमने उस डिज़ाइन ख़ास तरीके से करना है। फिर हम कहीं जाकर तकरीबन 20 साल पुराने जो स्टेटस होगा इस एनवायरनमेंट का उस पर आएंगे। लेकिन ये एक मुसलसल अमल का नाम है। इसमें ये नहीं है कि हम सेशन करते रहें, बात कर लें और अच्छे से अच्छा हाल बयान कर दें, लेकिन इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तमाम स्टेक सर आप होल्डर्स। चीफ इंजीनियर भी रहे हैं एलडीए आरडीए में, तो आप मुझे बताएं कि नए शहर आबाद करने से तो क्या हम इस मसले से निकल सकते हैं? यस, मैं इसमें कोई शक नहीं और इसमें मुझे कोई बाक नहीं कि अगर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो आपने फरमाया था कि जब एक शहर आबाद हो जाए और उसकी आबादी और उसके लिहाज से बिज़नेस के लिहाज से वो मुकम्मल हो जाए तो आप फिर उसको दोबारा उसको मल्टीप्लाई ना करें पॉपुलेशन के लिहाज से और बिज़नेस के लिहाज से, आप नया शहर आबाद करें। अच्छा देखिए, अब ये चीज़ें खुल रही हैं कि आपकी उस बात में क्या क्या हिकमत थी और अब भी लोगों ने साबित कर दिया। अर्ज़ ये है कि देखिए ये हाउसिंग सोसाइटी जितनी भी है, ये गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी थी, एक पोश एरिया था, एलीट क्लास रहती जी बिल्कुल, लोग इसको अप्रिशिएट करते थे। इसी तरह उसकी प्लानिंग थी, समराबाद की भी थी, मुस्लिम टाउन, आपका फैसल टाउन। लेकिन ये क्या बात है कि 20-20, 25 साल में लोग यहाँ नया घर नहीं बनाना चाहते। क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हमने अनकंट्रोल अनटेम्ड किस्म की कमर्शलाइजेशन शुरू कर दी है। ठीक है, देखें, जब ये तय है कि हाउसिंग सोसाइटी जो हम नई बनाते हैं उसकी प्लानिंग मंजूर करते हैं तो उसके अंदर तमाम इस्तेमाल की ज़रूरियात की उसमें कमर्शल कोई ना कोई एरियाज़ को एलोकेट करते हैं तो वो सफिशेंट है उस पॉपुलेशन के लिए। ठीक है जी। अब 15-20 साल के बाद जब हम देखते हैं इस रोड को सराउंडिंग की जो सोसाइटीज़ के लोग आए या व्हीकल्स है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो हम उस रोड को कमर्शियल कर देते हैं। वो कमर्शियल जो बुनियादी हकूक़ हैं यहाँ के शहरियों के, उसको वायलेट करके कमर्शियल करते हैं। मैं फ़र्ज़ करें अगर मुस्लिम टाउन में आया हूँ या फैसल टाउन में मैंने घर ले लिया है तो मैंने ये सोच के लिया है कि मैंने रहना है, या लाहौर को अगर हमने ऑप्ट किया है किसी आबादी में रहने के लिए तो ये तो नहीं है कि हम इसको इस पूरे लाहौर को कमर्शलाइज बना दें। देखिए ना, एक तो ये हक सलब हो गया, दूसरा ये इफ़ेक्ट आ रहा है कि हम लाहौर के सेंटर में सारी चीज़ें ला रहे हैं। ठीक है, या लाहौर से मुराद ये है कि पूरे जो अर्बन शहर हैं, अप्रूव करते हुए कोई नहीं देखता कि आप हम लाहौर के सेंटर में ला रहे हैं, कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो रही है उन एरियाज़ में, क्यों हम दोबारा से हाउस बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्यों हम परमिशन दिए जा रहे हैं ना, विदाउट परमिशन तो नहीं कोई ऐसा कोई अमल। मैं इसमें समझता हूँ कि इसमें देखें हर बात में हम खराबी में ये कह देते हैं कि इसमें सियासी इश्यूज़ भी मौजूद हैं। येस, नो डाउट कि जब लोग जाते हैं, लोग कहते हैं कि बड़ा लिक्रेटिव कास्ट हो जाएगी इसकी हमारे घरों की, तो हम यहाँ से निकल के जो हमने ओरिजिनली 2 लाख का घर लिया था या 10 लाख का हमने अलाट करवाया था, रह लिया हमने 10 साल, तो अब अगर कमर्शलाइजेशन ये 4 करोड़ का हो जाएगा तो कहते हैं हम डिफेंस में ले लेंगे। लेकिन ये गलत बात है। अगर आपने लाहौर में रहना है तो आपने लालच को छोड़ना होगा कि हमारे घरों की कमर्शलाइजेशन हो, हमारी रोड्स की कमर्शलाइजेशन हो। ठीक है जी। आपने अगर कमर्शलाइजेशन करनी है तो आप लाहौर की पेरिफेरी के बाहर से, रिंग रोड से बाहर में आप इसके कमर्शियल सेंटर बना लें, हाई राइजर बिल्डिंग बना लें। अब हर बंदा शाह आलम मार्केट में आ रहा है, वहाँ बिज़नेस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसी के अंदर से ही बहुत कम, उसी के अंदर से बेसमेंट निकाल रहे हैं, बेसमेंट के उसको हाई राइजर बना रहे हैं। और अब देखिए ये अजीब फैशन है कि अर्बन एरियाज़ में, कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो,
अगर आपने इसको डेवलप करना है, इसकी कमर्शलाइजेशन करनी है, ठीक है, आप बिल्कुल करें, लेकिन क्या ज़रूरत है कि आप शहर के अंदर आके सारा हाई राइजर बिल्डिंग बना रहे हैं। जैसे अभी सेंट्रल वो बिज़नेस डिपार्टमेंट बना है, वो भी शहर के अंदर फिरोजपुर के इर्द हाई राइजर, वो कहते हैं जी हमने 70 मंजिला बिल्डिंग्स बना दी हैं। अब देखें, ये तसव्वुर करें कि जब ये हाई राइजर बिल्डिंग्स बनेंगे, वो जो मैंने ओरिजिनली बताए थे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं या हमारी एनवायरनमेंट को पॉइजनस कर रहे हैं, अर्बन एरियाज़ को, वो एक है हाउसिंग, ठीक है जी, ठीक है, अननेसेसरी उसकी एयर कंडीशन चलना। अच्छा, दूसरा है व्हीकल्स। जब आप शहर के अंदरून में कमर्शलाइजेशन करते हैं, इसका मतलब पेरीफ्री में या इसके इर्द गिर्द के शहरों के जो लोग हैं वो यहाँ शॉपिंग के लिए आएंगे, या वहाँ के बच्चे इधर तक व्हीकल्स में हर रोज़ आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। और इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं हमने आपके सामने रखी होंगी। अपनी तरफ से जो एफर्ट बन सके पाकिस्तान के लिए स्पेशली वो आप पुट किया करें, वो चाहे किसी भी सिलसिले में हो, आप जो कर सकें आप ना दें, बाद में वो ना देखें नफ़ा नुकसान क्या है इसमें।